दोस्तों आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अनोखी साई-फाई हॉरर मूवी लेकर आया हूँ। इस मूवी में हम देखते हैं कि इंसान को जमीन को छोड़े हुए 300 साल गुजर चुके हैं। जब जमीन तबाह होने लगी तो यहाँ नेचुरल डिजास्टर्स आने लगे जिसमें किसी भी जमीनी जानदार का सरवाइव करना इम्पॉसिबल हो गया था। तो इन हालात में दुनिया की एलीट क्लास ने प्लान बनाया कि वो जमीन को छोड़कर किसी और प्लेनेट पर चले जाएंगे जहाँ वो जिंदा रह सकें। वो कैप्लेट 209 नामी प्लेनेट पर चले गए, लेकिन वहाँ की तेज रेडिएशंस की वजह से अब वो इनफर्टाइल हो चुके थे, यानी अब वो बच्चे पैदा नहीं कर सकते थे। ह्यूमन रेस को बचाने के लिए उन्हें अब वापस जमीन पर आना था ताकि इस मसले का हल ढूंढा जा सके, क्योंकि जमीन के अलावा और कहीं भी इंसान नहीं बच सकते थे। लेकिन जब वो जमीन पर आते हैं तो यहाँ पानी ही पानी था। सुनामी ने सब कुछ तबाह कर दिया था। एनवायरनमेंट बहुत ही अजीब और क्रीपी नजर आ रहा था। यहाँ वो अजीब मखलूक भी देखते हैं जो 300 साल में जमीन पर परवान चढ़ी, और साथ में बच जाने वाले इंसान जो अब खतरनाक हो चुके थे। क्या कैप्लेट 209 के इंसानों का मिशन कामयाब हो पाएगा? क्या इंसानियत बच पाएगी? ये सब हमें आगे जाकर इस कहानी में पता चलेगा। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर कर दें और सब्सक्राइब भी। मूवी शुरू होती है तो हम देखते हैं कि कैप्लेट 209 के लोग इनफर्टाइल हो चुके हैं और अब वो सर्वाइव के लिए प्लान करते हैं कि वो वापस जमीन के ऊपर जाएंगे। तो वो इस मिशन के लिए हैवी प्रोजेक्ट तैयार करते हैं जिसमें वो कुछ एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस शटल में जमीन पर भेजने वाले थे ताकि वहां जाकर वो पता करें कि जमीन अब रहने के काबिल है या नहीं। लेकिन जमीन पर पहुंचने के बाद उनका कैप्लेट 209 के साथ राब्ता टूट जाता है और जब काफी साल तक वो वापस नहीं आते तो एक दूसरा प्रोजेक्ट शुरू किया जाता है। स्पेस शटल तेजी से जमीन की तरफ आ रहा था जिसमें 3 साइंटिस्ट थे, मगर बदकिस्मती से उनका स्पेसक्राफ्ट पानी में क्रैश हो जाता है। वो अपने पार्टनर्स को बचाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन क्रैश के इम्पैक्ट की वजह से वो पहले ही मर जाता है। तो टकर जिंदा था, लेकिन उसकी टांग पर बहुत गहरी चोट आई होती है। उसके बाद यहाँ के एनवायरनमेंट का एनालिसिस करने के बाद उसे पता चलता है कि यहाँ पर ऐसी कोई भी रेडिएशंस नहीं है जो वो लोग कैप्लेट 209 पर फेस कर रहे हैं। उसके बाद ब्लैक वहाँ पास का ही एरिया एक्सप्लोर करने लगती है। वो वहाँ अपने बायोमीटर से पानी टेस्ट करके जमीन पर जिंदगी के आसार ढूंढने लगती है, जहाँ उसे एक जेलीफिश मिलती है। जब वो टेस्ट करने के लिए उसका सैंपल निकाल रही होती है तो तभी जेलीफिश उसकी नस पर काट लेती है। थोड़ी देर गुजरने के बाद वहाँ हर तरफ धुंध फैलने लगी थी। यहाँ ब्लैक टकर के साथ कॉल पर राब्ते में थी और वो उसे शटल में वापस जाने के लिए कहता है, मगर उसे वहाँ कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। फिर टकर एक फ्लेयर छोड़ता है, जिसके बाद ब्लैक शटल की तरफ बढ़ने लगती है, मगर वहाँ कोई और भी था जो फ्लेयर को नोटिस कर लेता है और टकर पर हमला कर देता है। ब्लैक की वहाँ पहुँचने से पहले ही वो आदमी अपने साथियों के साथ टकर को वहाँ से लेकर जा चुके थे। फिर वो लोग ब्लैक को भी पकड़ लेते हैं और उसे भी वहीं ले जाते हैं जहाँ उन्होंने टकर को रखा हुआ था। हम देखते हैं कि टकर का जख्म बहुत ज्यादा बिगड़ चुका था और उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। ब्लैक वहाँ से निकलने की कोशिश करती है और उन लोगों से मदद भी मांगती है ताकि अपनी मेडिकल किट से वो टकर का जख्म ठीक कर सके। फिर पता चलता है कि जिन लोगों ने उन्हें पकड़ रखा है उनका नाम दी मड है, मगर यहाँ बड़ा मसला ये होता है कि ब्लैक को उनकी लैंग्वेज समझ नहीं आती। फिर एक नॉर्विक नाम की लेडी थी जिसको इंग्लिश बोलनी आती थी। वो ब्लैक को मेडिकल किट देती है और कहती है कि टकर को ठीक करने से पहले हमारे एक पेशेंट का इलाज करो। फिर ब्लैक उस आदमी का इलाज करती है और उसके बाद वो टकर के पास वापस आती है। उसे दवाई का इंजेक्शन लगाकर कहती है कि मैंने द मड नामी लोगों में बहुत से बच्चे भी देखे हैं, जिसका मतलब यह है कि यहाँ पर नस्ल को आगे बढ़ाया जा सकता है। उसके बाद टकर ब्लैक को कहता है कि मेरे जिस्म से बहुत सा खून निकल चुका है और मैं तुम्हारे ऊपर बहुत ज्यादा बोझ नहीं बनना चाहता। ये कहकर वो एक गोली खाकर खुदकुशी कर लेता है, क्योंकि वो ब्लैक के काम में मुश्किल नहीं बनना चाहता था। उसके बाद पता चलता है कि जो पहले वाला प्रोजेक्ट था उसमें ब्लैक के डैड भी थे और उनके जमीन पर आने की सबसे बड़ी वजह ये थी कि वो अपने डैड को ढूंढ सके। जब वो अपने डैड के साथ कैप्लेट 209 में रहती थी तो वो उसे जमीन की कहानी सुनाया करते थे, जिसमें उन्होंने बताया था कि मैं जब छोटा सा था तो तब मैंने बहुत से लोगों के साथ कैप्लेट 209 पर माइग्रेट किया। ब्लैक उनकी ये सब बातें इमेजिनेट कर रही थी। फिर कुछ देर बाद मड के कुछ बच्चे आकर ब्लैक के ऊपर पानी फेंकते हैं और बहुत ज्यादा हंसते हैं, मगर उनमें से एक महिला नाम की बच्ची ब्लैक से बात करना चाहती है। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये थी कि उसे ब्लैक की लैंग्वेज समझ नहीं आती। वो वॉल पर ड्राइंग बनाकर समझाती है कि वो यहाँ पर दूसरे प्लेनेट से वो उसे रिक्वेस्ट करती है कि तुम मेरा रेड बॉक्स मुझे ढूंढ कर दो। फिर थोड़ी देर बाद ब्लैक को पिट के बाहर से चूहों की आवाजें आती हैं और कुछ बच्चे छुपने के लिए पिट में उसके पास आ जाते हैं। फिर वो वहाँ एक सुराग से देखती है कि द मड पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया है। उसके बाद वो महिला को देखती है जिसके हाथों में रेड बॉक्स है, मगर पिट में आते हुए बच्चे बहुत ज्यादा डरे हुए थे। एक बच्चा जोर से रोने लगता है। ब्लैक उसके पास आती है, उसे चुप करवाने की कोशिश करने लगती है। उसके बाद बाहर जब हालात नॉर्मल हालत में आने लगते हैं
तो नरविका सबको बाहर आने के लिए कहती है और महिला को ढूंढने लगती है क्योंकि वो उसकी बेटी थी। वो उसे बहुत ज्यादा ढूंढती है मगर महिला उसे वहां नहीं मिलती। दरअसल जिन लोगों ने उन पर अटैक किया था वो महिला को अपने साथ ही ले गए थे। नरविका अपनी बेटी को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है और ब्लैक भी उसके पीछे आने लगती है और थोड़ी दूर जाने के बाद उन्हें वो लोग दिख जाते हैं। वो पकड़े हुए लोगों को कैदी बनाकर कश्ती में बिठाकर ले जा रहे थे। ये सब देखने के बाद नरविका से कंट्रोल नहीं होता, वो वहाँ फ्लेयर गन फायर करने लगी थी मगर ब्लैक उसे ऐसा करने से रोकती है। वो उसे बहुत समझाती है कि इस गन से तुम उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती मगर नरविका उसकी बात नहीं सुनती और फायर कर देती है। अब मजबूरन ब्लैक को उसे बेहोश करना पड़ता है। फिर वो फ्लेयर गन को दूसरी सिमत में फायर करती है ताकि वो इन लोगों का ध्यान भटका सके। फिर वो किसी तरह छुपकर उनकी कश्ती में चली जाती है। वहाँ उसे अपना बॉक्स तो मिल जाता है। वो उसे उठाने लगती है कि वो लोग वापस आ जाते हैं। फिर ब्लैक छुप जाती है जहाँ उन्होंने दूसरे लोगों को पकड़ कर रखा हुआ था। फिर वो इन लोगों को बाहर निकालते हैं और एक बड़े जहाज में ट्रांसफर करने लगते हैं। फिर वहाँ एक आदमी सब लोगों को अपनी गन से डराने लगता है। फिर जब वो ब्लैक को देखता है तो थोड़ा शॉक हो जाता है और उसे अपने साथ ले जाता है। वो उसे अपने लीडर गिब्सन से मिलवाता है। गिब्सन भी ब्लैक को देखकर हैरान हो जाता है। फिर वो उसे बताता है कि मैं उसी स्पेसशिप यहाँ पर आया था जो कि कैप्लर 209 का पहला मिशन था और मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम उस वक्त बहुत छोटी सी थी। वो उसे बताता है कि मैं तुम्हारे डैड के साथ था, वो एक बहुत अच्छे आदमी थे। फिर हम वहाँ एक नील नामी बच्चे को देखते हैं। गिब्सन कहता है कि मैंने इसे अडॉप्ट किया था। उसके बाद वो ब्लैक से पूछता है कि तुम्हारे बाकी के लोग कहाँ हैं, तो वो बताती है कि वो सब तो मर चुके हैं और मेरा कैप्लर 209 से कॉन्टैक्ट भी खत्म हो चुका है क्योंकि स्पेसशिप पूरी तरह टूट चुका है। फिर वो उसे बताती है कि मुझे रेड बॉक्स की तलाश है जिससे मेरा काम आसान होगा और वो बॉक्स तुम्हारे आदमियों की शिप में पड़ा हुआ है मगर उसे हम ऐसे ही यूज नहीं कर सकते। उसके लिए हमें मिशन 1 की स्पेसशिप की जरूरत होगी। गिब्सन उसे कहता है यूलाइसिस 1 तो पूरी तरह तबाह हो चुका है। फिर वो उसे उसके डैड के बारे में बताता है कि वो बताता है कि यहाँ पर आकर तुम्हारे डैड मर्ड के साथ रहने लगे, लेकिन जब उन्होंने कैप्लर 209 से रब्ता करने की कोशिश की तो मर्ड्स को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और उन्होंने तुम्हारे डैड के खिलाफ बगावत कर दी और स्पेसशिप को तोड़ दिया और तुम्हारे डैड को भी मार दिया। फिर वो उसे कुछ ड्राइंग्स बनाकर दिखाता है जो कि हाई टेक मशीन की थी जो उसके डैड ने बनाई थी। गिब्सन बताता है कि हम इनमें से एक मशीन पर काम भी कर रहे हैं, उसके यूज से यहाँ हम एक न्यू सिविलाइजेशन बना सकेंगे। और उसके बाद वो ब्लैक को एक कैबिन देते हैं। वहाँ ब्लैक को पता चलता है कि वो जमीन पर आने के बाद इस काबिल हो चुकी है वो किसी बच्चे को जन्म दे सके। और उसके बाद ब्लैक को कुछ बच्चों से मिलवाया जाता है। वहाँ एक क्लास चल रही थी, वहाँ उन बच्चों को कैप्लर 209 के बारे में बताया जाता है। उसके बाद ब्लैक नील के पास जाती है जो वहाँ एक प्लांट के साथ खेल रहा था। वो कहता है कि ये दरख्त है और एक वक्त में ये हमसे भी बहुत ज्यादा बड़े हुआ करते थे। और ये बात सुनकर तो ब्लैक का रंग ही उड़ जाता है क्योंकि यही बात उसके डैड भी उससे किया करते थे। वो नील से पूछती है कि तुम्हें ये बात किसने बताई, तो वो कहता है कि मैं एक वेंटिलेशन पाइप को यूज करके एक क्रिस्टोफर कोलंबस नामी आदमी से बात करता हूँ जिसने मुझे ये सब बातें बताई और वो इंजन रूम के पास वाले कैबिन में रहता है, लेकिन मैं आज तक उनसे मिला नहीं हूँ क्योंकि इस कैबिन में जाने की मुझे इजाज़त नहीं है। अब ब्लैक सोचती है कि मुझे इस बारे में पता करना होगा। फिर वो इस कैबिन के पास जाकर ग्लास से अंदर देखने लगती है और वो अंदर एक आदमी को बैठा देखती है, लेकिन तभी वहाँ गिब्सन आ जाता है। अब ब्लैक गिब्सन से पूछती है कि तुमने मेरे डैड के बारे में मुझसे झूठ क्यों बोला, तो वो उसे बताता है कि इन सब मशीन्स और स्पेस शटल को तुम्हारे डैड ने ही तोड़ा था इसलिए कि उनका कभी भी कैप्लर 209 से रब्ता ना हो सके क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि वहाँ के लोग यहाँ आए। ब्लैक ये बातें कंफर्म करने के लिए कैबिन के अंदर जाती है। वो ये जान चुकी थी कि वो आदमी उसके डैड ही हैं और वो उन्हें हक कर लेती है। फिर वो उनसे पूछती है कि आपने ऐसा क्यों किया, आपने मुझे वहाँ अकेला क्यों छोड़ दिया। उसके डैड कहते हैं कि देखो यहाँ मर्ड के लोगों की हालत कितनी बुरी है, तो अगर कैप्लर के लोग यहाँ आ जाते तो मर्ड्स का हाल और भी बुरा हो जाता और एक वक्त आता कि इनकी आबादियों का नाम निशान ही मिट जाता। इसलिए मैंने सारी मशीनें तोड़ दी ताकि वहाँ के लोग यहाँ कभी ना आ सकें। जैसे उनका ब्लैक थोड़ा गुस्सा हो जाती है और फिर वहाँ से चली जाती है। उसके बाद गिब्सन ब्लैक के पास आकर उसे बताता है कि जहाँ पर तुम्हारी स्पेसशिप क्रैश हुई थी वहीं पास में एक वेदर स्टेशन है, उससे अगर बायोमेट्रिक मशीन को कनेक्ट कर दिया जाए तो कैप्लर 209 तक सिग्नल भेजे जा सकते हैं। फिर डिनर पर नील की मॉम कहती हैं कि जब नील पैदा हुआ था उस वक्त गिब्सन ने हम दोनों की जान बचाई थी, तो उस वक्त से गिब्सन ने हमें अडॉप्ट कर लिया। तो तभी अचानक वहाँ लाइट चली जाती है क्योंकि मर्ड के लोगों ने जनरेटर बंद कर दिया था। वहाँ पेलिन कहता है कि आप सब लोगों को किसी महफूज कैबिन में जाकर छुपना होगा, मगर ब्लैक नीचे चली जाती है और मर्ड्स की लीडर नरविका उस पर हमला कर देती है। वो यहाँ मेला को ढूंढने के लिए आई थी। फिर ब्लैक उसको अपने साथ उस कमरे में लेकर जाती है जहाँ पर मेला को रखा गया था।
मगर वहाँ उसके साथ और भी छोटी छोटी बच्चियां थी। फिर गिब्सन के लोग वहाँ आकर नरविका को पकड़ लेते हैं। ब्लैक गिब्सन से पूछती है कि तुम मर्ड्स के बच्चों को क्यों अगवा करते हो। तो वो कहता है कि कैप्लर से यहाँ आने तक 8 साल का वक्त लगता है। वहाँ मौजूद सभी औरतों की उम्र 35 साल से ज्यादा है, यानी यहाँ तक पहुँचने तक वो वैसे ही इनफर्टाइल हो चुकी होंगी। मैं इन बच्चियों को इसलिए यहाँ रख रहा हूँ ताकि जब कैप्लर के लोग यहाँ आए तो ये बच्चियां बड़ी हो चुकी हों, ताकि जनरेशन को आगे बढ़ाया जा सके। ब्लैक जब ये बातें सुनती है तो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वो गिब्सन से कहती है कि तुम्हें ये सब रोकना होगा। वो उसकी बात नहीं सुनता और उसकी बात काटते हुए कहता है कि तुम्हारा बायोमेट्रिक मिल गया है और तुम्हें चाहिए कि तुम उसे जल्दी से जल्दी वेदर स्टेशन से कनेक्ट करो ताकि हमारा कैप्लर 209 से राब्ता हो सके। वो जाते हुए अपने आदमियों को ब्लैक पर नजर रखने के लिए कहता है। उसके बाद वो अपने कैबिन में आती है और देखती है कि मेला वहाँ छुपी हुई है, लेकिन वहाँ पीलिंग भी आ जाता है। उसे लगता है कि ब्लैक वहाँ पर अकेली है और वो ब्लैक के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। फिर ब्लैक उसे मारती है और मेला को लेकर नरविका के पास जाती है और बाकी लोगों को भी आज़ाद कर देती है। अब सभी मर्द मिलकर शिप पर हमला कर देते हैं। फिर वो अपने डैड से मिलकर सारी सच्चाई बताती है। तो तभी वो लोग देखते हैं कि गिब्सन अपनी फैमिली के साथ वेदर स्टेशन की तरफ जा रहा होता है। उसके डैड कहते हैं कि हमें उसे ऐसा करने से रोकना होगा, क्योंकि अगर कैप्लर के लोग यहाँ आ गए तो वो मर्ड्स के लोगों को अपना गुलाम बना लेंगे। ब्लैक सब मर्ड्स को एक जहाज में भेजती है और खुद गिब्सन को रोकने के लिए चली जाती है। वहाँ पहुंचकर वो देखती है कि गिब्सन बायोमेट्रिक को इस्तेमाल करके एक सैंपल को कैप्लर पर सेंड कर रहा था। ब्लैक उसे गन दिखाकर रोकने की कोशिश करती है, लेकिन जवाब में वो भी अपनी गन निकाल लेता है और उसे ऐसा करने से मना करता है। फिर नील की मॉम बताती है कि नील असल में तुम्हारा भाई है। उसके बाद गिब्सन नील की मॉम को गोली मार देता है। ब्लैक अपनी गन नीचे रख देती है ताकि गिब्सन नील को जख्मी ना करे। गिब्सन कैप्लर पर मैसेज भेजने लगता है, तो तभी ब्लैक उसे पकड़ती और पानी में गिरा देती है और काफी देर तक वो उसे पानी में रखती है। ऐसा करने से गिब्सन मर जाता है। ब्लैक भी मरने वाली थी कि नरविका वहां आकर उसे बचा लेती है। उसके बाद ब्लैक अपने भाई और डैड के साथ शिप में आ जाती है और फिर वो अपने भाई से कहती है कि कैप्लर से बहुत सारे लोग आने वाले हैं, हमें उसके लिए रेडी होना होगा। और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है।